ठीक है। अच्छा, और ऑलरेडी आपने पीरियडिक क्लासिफिकेशंस पढ़ा हुआ है, उसमें आपको ट्रेंड के बारे में पता है, लेफ्ट टू राइट आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है, टॉप टू बॉटम अगर चलें तो गेन एंथैल्पी क्या होता है, आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, ये सब के बारे में आपको आइडिया ऑलरेडी है। तो यहाँ पे उन सब चीज़ों को मैं क्वेश्चन आंसर के थ्रू कराऊँगी, उस टाइम हो जाएगा। अगर मुझे आपको कुछ पॉइंट्स एक्स्ट्रा बताने हैं, तो यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं, जैसे कि एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट सी ब्लॉक में बच्चों को क्वेश्चंस यूजुअली देते हैं, उसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं। वो है इजी है, वैसे क्वेश्चन उसके इजी आते हैं। एक है बैक बॉन्डिंग एंड दूसरा है इनर पेयर इफेक्ट। मोस्टली क्वेश्चंस आते हैं इनर पेयर इफेक्ट को लेके भी आते हैं, और स्टेबिलिटी की अगर बात करें तो बैक बॉन्डिंग का भी क्वेश्चंस आ जाता है। तो ये दो चीजें मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, ठीक है। और बैक बॉन्डिंग तो हम क्वेश्चन के साथ भी कर सकते हैं, बट इनर पेयर इफेक्ट आपको अभी सबसे पहले मैं टेबल बना के एक्सप्लेन करूंगी, फिर हम नंबर 1 2 क्वेश्चंस में चलेंगे, ठीक है। सबसे पहले पी ब्लॉक एलिमेंट्स आपको पता है। ये अगर मैं पीरियडिक टेबल लेती हूँ, मान लो ये पीरियडिक टेबल लेती हूँ, तो लेफ्ट हैंड साइड में एस ब्लॉक होता है, मिडिल में डी ब्लॉक होता है। कुछ बोल रही है क्या प्राची? मैम दीपिका में पेपर है। हाँ प्राची, वॉइस क्लियर नहीं सुनाई दे रही है। हाँ, वॉइस नहीं सुनाई दे रही है, अभी तुम्हारा वॉइस कट रहा है पूरी। कोई बात नहीं, मुझे बता देना दीपाली ने क्या मैसेज करा, बता देना जब क्लियर हो जाएगा वॉइस, तो बता देना, ठीक है। अच्छा, तो आपको पता है लेफ्ट हैंड साइड में एस ब्लॉक होता है, राइट हैंड साइड में पी ब्लॉक होता है, बीच में डी ब्लॉक होता है, और नीचे एफ ब्लॉक होता है ना। आपको पता है, ये सब रब करने वाली हूँ, सारा आपको नहीं बताना है मुझे। ये डी ब्लॉक होता है, ऑल ऑफ यू नो दिस। और यहाँ पे पी ब्लॉक है इस तरीके से, और यहाँ पे एफ ब्लॉक है, ठीक है। एस डी पी एंड एफ ब्लॉक होता है। यहाँ पे 2 ग्रुप होता है, यहाँ पे 10 ग्रुप होता है, यहाँ पे 6 ग्रुप होते हैं, और यहाँ पे 14 ग्रुप्स के फॉर्म में इसको डिवाइड। क्लियर है? हमने एस ब्लॉक एलिमेंट जो फर्स्ट और सेकंड ग्रुप है, अल्कली मेटल्स एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जो कि मेटल्स होते हैं। डी और एफ ब्लॉक के बारे में अभी आपको पढ़ना नहीं है, वो पढ़ोगे क्लास 12 में जाके। पी ब्लॉक में मेरे पास 6 से लेके सॉरी थर्ड से लेके, यहाँ से थर्ड से लेके 12 ग्रुप तक होता है, यहाँ पे 13 से लेके 18 ग्रुप तक मेरा होता है पी ब्लॉक में। अच्छा, उसमें भी आपको सब कुछ नहीं पढ़ना है अभी, इस आपको खाली ग्रुप जस्ट 13 14 15 16 17 एंड 18 आप देख सकते हो, उसको मैं अच्छे से भी लिख पाऊंगी। ये प्रॉपर आपको थोड़ा प्रॉपर नहीं बन पा रहा है, प्रॉपर टेबल बना के आपको दिखाऊंगी अभी मैं, जस्ट जस्ट बेटा, जस्ट आपको मैं बता रही थी, इसके बारे में हमने ऑलरेडी कर लिया है, कल ही खत्म हुई है ये क्लास, ठीक है। और आपको मैं क्या बता रही थी, डी ब्लॉक में थर्ड से लेके 12 ग्रुप तक रहता है, जो कि अभी हमें पढ़ना नहीं है। एफ ब्लॉक में 14 ग्रुप्स रहता है, जो कि हमें पढ़ना नहीं है। पी ब्लॉक का अभी आपको पढ़ना है। पी ब्लॉक 6 ग्रुप्स कंटेन करता है, 13 से लेके 18, 13 14 15 16 17 18 कंटेन करता है, जिसमें से कि अभी आपको बस 13 और 14 ग्रुप के बारे में आपके सिलेबस में है क्लास 11th में। बाकी 15 16 17 और 18 ये चारों ग्रुप पढ़ोगे आप क्लास 12th में जाके प्रॉपर। और इसमें से फिर 12 के बोर्ड एग्जाम में लगभग 8 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं पी ब्लॉक से खाली, 12 की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। तो बाकी 15 16 17 18 हम पढ़ेंगे कहाँ पे, हम पढ़ेंगे क्लास 12th में। इस बार आपको 11th में पढ़ना है, 13 और 14 ग्रुप में पढ़ना है, ठीक है। बाकी अगर आपने फ्रेम पूरा देख ही लिया है, तो मैं सीधा पी ब्लॉक का एलिमेंटल जो जो फ्रेम है वो बना के आपको दिखा रही हूँ, ये सारे रब कर रही हूँ। हम अभी स्पेसिफाई कर लेते हैं, प्रॉपर पी ब्लॉक में चले जाते हैं।
और हमें थोड़ा जगह भी मिल जानी चाहिए ड्रॉ करने के लिए ना। थोड़ा सा मैं आपको और अच्छे से बता देती हूँ। आई थिंक इट इज डन। एक थोड़ा सा मेरा लाइन जो है ये स्ट्रेट नहीं बन रहा है। 2 3 4 5 और इसे थोड़ा छोटा कर लेते हैं, यहाँ पे बन जाएगा 6। हो गया आपका 6। 13 पी ब्लॉक, 13 ग्रुप, 14 ग्रुप, 15 16 17 एंड 18 ग्रुप आपका आ चुका है यहाँ पे। साथ में अगर देखें तो इसे पीरियड डिवाइड करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 7 पीरियड होता है, आपको पता है। ये फर्स्ट पीरियड है, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड। खाली पी ब्लॉक के लिए मैं ड्रॉ कर रही हूँ, बता रही हूँ। और जब हम पी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं तो यूजुअली हम ग्रुप वाइज पढ़ते हैं। 13 ग्रुप एलिमेंट्स का अलग से फैमिली बनाया गया है और उसको पढ़ना है आपको। 13 ग्रुप एलिमेंट्स के अंदर एनसीईआरटी का पूरा एक अलग सेक्शन है। 14 ग्रुप एलिमेंट्स के लिए उसके लिए एक अलग सेक्शन बनाया है। तो जब पी ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ते हैं तो ग्रुप वाइज पढ़ते हैं, पीरियड वाइज नहीं पढ़ते हम कि सेकंड पीरियड में कौन सा आएगा, थर्ड, ऐसे नहीं पढ़ते हैं हम बेसिकली। ठीक है, तो कैसे पढ़ते हैं हम। और वैसे अगर हम देखें तो ये फर्स्ट पीरियड है, ये सेकंड पीरियड, ये थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड, सिक्स्थ है और सेवेंथ पीरियड है। हाँ प्राची, प्राची प्रेजेंट है। उसका नेटवर्क इशू हो रहा है। अच्छा ठीक है, ओके। सबसे पहले हम एलिमेंट भरेंगे और उसके बाद देखेंगे पॉइंट्स क्या क्या इसके बारे में आपको पढ़ना है। तो सबसे पहले ये हीलियम है, उसके बाद यहाँ पे पूरा पॉइंट भर लेते हैं। हीलियम के बाद आपका आता है नियॉन आता है, नियॉन के बाद आर्गन आता है, क्रिप्टन आता है, जेनॉन आता है और रेडॉन आता है। आपको ये यूनिट गैस के बारे में पता है, हमें उसके बारे में पढ़ना भी नहीं है। हमें 13 और 14 के बारे में पर सारा भर लेते हैं क्योंकि कॉमन प्रॉपर्टीज को तो सारे ग्रुप में लागू हो जाएगा, यूनिट पे सारे ग्रुप में लागू हो जाएगा। क्लियर ना। अच्छा, तो हम चलते हैं, यहाँ पे है आपका बोरोन है, एल्यूमिनियम है, गैलियम है, इंडियम है, थैलियम है। यहाँ पे अगर हम चलते हैं तो कार्बन है, सिलिकॉन है, जर्मनियम है और इसके बाद आपका आता है टीन आएगा और लेड आएगा। ठीक है, ये मेरा ग्रुप 14 के एलिमेंट्स हैं। आप इसे नोट डाउन कर लो, बेटर हो जाएगा आपको थोड़ा कंसेप्ट। ये यहाँ पे नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, आर्सेनिक है और उसके बाद आपका एंटीमोनी आएगा और बिस्मथ आएगा। उसके बाद ऑक्सीजन है, सल्फर है, सेलेनियम है, टेलोरियम है और पोलोनियम है। और यहाँ पे अगर चलते हैं तो फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है और एसिटाइड है। ये मैंने पी ब्लॉक के सारे एलिमेंट्स को भर दिए हैं। यहाँ पे पी ब्लॉक में ग्रुप 13 को हम कहते हैं बोरोन फैमिली कहते हैं। क्या क्या कंटेन करता है एलिमेंट्स ये, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। तो दिस इज माई बोरोन फैमिली। ठीक है, मैं यहाँ पे बता देती हूँ आपको, दिस फैमिली इज बोरोन फैमिली। ठीक है, अच्छा। 14 को हम क्या कहते हैं, कार्बन फैमिली कहते हैं क्योंकि फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट कार्बन है यहाँ पे, तो कार्बन फैमिली कहते हैं इसको। तो यहाँ पे क्या क्या है, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मनियम, इंडियम में, सॉरी जर्मनियम, मैम तीन और। हाँ बोलो। मैम, ये जो 13 ग्रुप पे फोर्थ वाला है, इस पे क्या जीए लिखा हुआ है? जीए, गैलियम, जीए, ये जीए है और ये जीई है, जर्मनियम। क्लियर है, और दिख नहीं रहा है। ठीक है, गैलियम क्लियर है अभी। यस मैम। ठीक है, अच्छा। 15 जो ग्रुप एलिमेंट्स होते हैं उनको कहते हैं, उसको कहते हैं नाइट्रोजन फैमिली कहते हैं और निकोजेंस कहते हैं। नाइट्रोजन फैमिली कह सकते हो और निकोजेंस कह सकते हो। क्या कह सकते हो,
निकोजेन कह सकते हो। तो आपको बता देती हूँ, ये जो फैमिली है ना, ये फैमिली है, दिस इज, हम ऐसे लिखते हैं इसको, यहाँ पे पी साइलेंट होता है, यहाँ पे पी साइलेंट है, हम इसे निकोजेन पढ़ते हैं। और अदरवाइज अगर कॉल इट नाइट्रोजन फैमिली कह सकते हो। ये कंटेन करता है नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमोनियम, बिस्मथ। उसके बाद जो ग्रुप है उसे हम कहते हैं ऑक्सीजन फैमिली कहते हैं, या फिर हम क्या कहते हैं, चाल्कोजेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, चाल्कोजेन कहते हैं। तो चाल्कोजेन का मतलब क्या होता है, ओर फॉर्मिंग। मतलब मोस्टली जो मेटलिक ओर होता है ना, वो ऑक्साइड और सल्फाइड ओर होते हैं मोस्टली। उसके बाद उस ओर को प्यूरिफाई करके फिर मेटल का एक्सट्रैक्शन कराया जाता है। तो जो ओर फॉर्मिंग होते हैं ना, सल्फाइड ओर, ऑक्साइड ओर, ये सारे चाल्कोजेन फैमिली से बिलोंग करते हैं। दैट्स व्हाई दिस आर नोन एज चाल्कोजेन कहा जाता है उसको। एंड दिस ग्रुप इज नोन एज, क्या बोलते हैं, आप सबको पता है, ग्रुप 17 को क्या बोला जाता है, इनर्ट गैस। ग्रुप 17 हैलोजेंस। 17 फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हैलोजेंस। हैलोजन कहते हो ना, क्लोरीन, ब्रोमीन, इसको क्या कहते हो आप, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन को हैलोजेंस कहते हो। दीज आर हैलोजेंस, ग्रुप 17 एलिमेंट। अच्छा, ग्रुप 18 को क्या कहते हैं, लास्ट वाला जो है, दिस इज माय नोबल गैस, और इनर्ट गैस भी आप कह सकते हो, उसको गैस भी कह सकते हो। थोड़ा बहुत हमने जान लिया कि कैसे क्या होता है। उसके बाद हम चलते हैं, यहाँ पे एक पॉइंट आता है, आपको ये भी पता है कि जब मैं ऊपर से नीचे की तरफ आती हूँ, टॉप से बॉटम जाती हूँ, मूव करती हूँ, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी घट जाता है। क्यों घटता है, ऑटोमेटिकली साइज बड़ा होता जाता है नीचे की तरफ, ठीक है। और जब साइज बड़ा हो जाता है तो इट इज इजी टू रिमूव द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, तो लेस एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वहां पे, और धीरे धीरे आयनाइजेशन एंथैल्पी नीचे की तरफ घट जाती है, ठीक है। आयनाइजेशन एंथैल्पी, अगर मैं वैसे ही बात करूं तो प्रॉपर्टीज में चलती है। आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, ठीक है, डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप नीचे की तरफ। बट साइज में बोरन से अगर मैं देखूं तो इंडियम बहुत बड़ा साइज का है, तो ऑटोमेटिक साइज बढ़ने के साथ साथ आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होता है। बट मैं आपको बताती हूँ, एक एक्सेप्शनल केस भी आता है कि आप चेक करना, ये बोरोन है या एल्यूमिनियम है, आप चेक कर लेना, आपके पास अगर प्रॉपर पीरियोडिक टेबल है तो आप चेक कर लेना। गैलियम जहां पे है, यहाँ पे डी ऑर्बिटल, इससे पहले डी ऑर्बिटल भर जाता है। आप चेक कर लो, अभी अगर आपके पास अगर पूरी बुक पड़ी है पीरियोडिक टेबल, तो चेक करो, जहां पे गैलियम है ना, गैलियम से पहले डी ऑर्बिटल, 3d ऑर्बिटल भरा हुआ मिलता है मुझे, ठीक है। प्रॉपर, ये तो मैंने खाली पी दिखाया है, पी से पहले डी, पहले एस भी है, एस के नीचे एफ भी है, बहुत कुछ है इसमें। तो मैं आपको बता रही हूँ, गैलियम से पहले 3d ऑर्बिटल भरता है, इंडियम से पहले 4d ऑर्बिटल भरता है, और थैलियम 5d ऑर्बिटल भर जाता है। क्लियर है, ओके। आपको पता चल गया 3d, 4d एंड 5d कहाँ पे, गैलियम नॉर्मली। अब बोरॉन और एल्यूमिनियम से पहले कोई डी ऑर्बिटल नहीं है, तो यहाँ पे मुझे नॉर्मल ट्रेंड दिखता है। नीचे चलूंगी तो आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑटोमेटिक घट जाएगा। पर जैसे ही मैं एल्यूमिनियम से गैलियम पहुंच जाती हूँ, मैं जब बोरोन से एल्यूमिनियम में पहुंचती हूँ, तो क्या होता है, बोरोन से एल्यूमिनियम में आयनाइजेशन एंथैल्पी घट जाता है, क्योंकि एल्यूमिनियम बड़ा साइज का हो गया, तो घट जाएगा। पर जैसे ही मैं एल्यूमिनियम से गैलियम में पहुंच जाती हूँ, तो क्या हो जाता है, यहाँ पे गैलियम में डी ऑर्बिटल का पुअर शील्डिंग इफेक्ट आ जाता है, और पुअर शील्डिंग इफेक्ट की वजह से आयनाइजेशन एंथैल्पी और नीचे घटता नहीं है, थोड़ा बढ़ा हुआ दिखता है मुझे, क्योंकि इसका पुअर शील्डिंग इफेक्ट है। अगर कभी ऐसे क्वेश्चन आया, एल्यूमिनियम और गैलियम के बीच में आया, या फिर इंडियम और थैलियम के बीच में आया, ध्यान रहे यहाँ पे आपको पुअर शील्डिंग इफेक्ट लिखना है। अगर कभी क्वेश्चन आता है कि एल्यूमिनियम का आयनिक साइज ये है और गैलियम का ऐसे इतना है, या फिर एल्यूमिनियम का आयनाइजेशन एंथैल्पी इज दिस मच एंड द आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ गैलियम इज दिस मच, एक्सप्लेन बोला जाएगा। तो क्या लिखोगे, जब एल्यूमिनियम एंड गैलियम की बात आती है, एल्यूमिनियम और गैलियम के लिए आपको क्या लिखना है, स्पेशली आपको बता देती हूँ, क्योंकि आएगा तो यही आएगा।
एल्यूमिनियम गैलियम के लिए क्या लिखना है? पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ डी ऑर्बिटल। प्रॉपर समझाएंगे तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। डी ऑर्बिटल क्लियर है, लिख सकते हो। और जहां पे इंडियम और थैलियम की बात चलती है, इंडियम और थैलियम की बात चलती है, तो यहाँ पे डी के साथ साथ एफ भी इंक्लूड हो जाता है, ध्यान रहे। 5D से पहले फिर 4F भी जुड़ जाता है यहाँ पे, उससे पहले भरता है। हेलियम जब आएगा तो 5D तो भरेगा ही, उससे पहले 4F भी भरा हुआ मिलता है मुझे। तो जब इंडियम और थैलियम की बात चलती है तो आपको लिखना है पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ डी एंड एफ ऑर्बिटल्स। ठीक है, क्वेश्चन अगर आता है वही पूछा जाएगा, इसका आयनाइजेशन एंथैल्पी इतना है और इसका आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ गया, क्यों बढ़ा, इसका साइज या इसका आयनाइजेशन एंथैल्पी है और इसका आयनाइजेशन एंथैल्पी, एक्सप्लेन व्हाई। तो ऐसे क्वेश्चन कभी भी आता है, प्रॉपर है एनसीईआरटी आपको बता दूंगी मैं। अगर ऐसे क्वेश्चन आता है तो आप यहाँ पे पोस्ट शील्डिंग इफेक्ट लिख सकते हो। एंड आई थिंक ये क्वेश्चन आपको उसमें भी है, पीरियडिक क्लासिफिकेशंस भी आपने करा था ये। एल्यूमिनियम और गैलियम का क्वेश्चन प्रॉपर है एनसीईआरटी में, और इंडियम और थैलियम का भी है। यहाँ से आयनाइजेशन एंथैल्पी थोड़ा सा बढ़ जाता है, फिर घटता है, फिर बढ़ता है, थोड़ा इरेगुलर वेरिएशंस दिखाता है। आपको पूछा जाएगा व्हेन वी मूव फ्रॉम एल्यूमिनियम टू थैलियम there is irregular variations in ionization enthalpy explained due to poor shielding effect of d and f orbital। सीधा लिखना है, जहां से इस पोर्शन में क्वेश्चन आ गया मतलब डी और एफ का पोर शील्डिंग इफेक्ट लिखना है आपको। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। ये आपको मैंने आयनाइजेशन एंथैल्पी बता दिया है कि किस तरीके से वेरी करता है, क्या होता है, कैसे है। अच्छा, और बाकी आपको पता है एटॉमिक साइज भी नीचे की तरफ बढ़ जाता है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नीचे की तरफ घट जाता है। वो आपको छोटे मोटे पॉइंट आप बार बार पढ़ चुके हो, नहीं बता रही। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नीचे की तरफ क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नीचे की तरफ घटता है, क्योंकि ऊपर के जो एलिमेंट्स होते हैं तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ध्यान रहे, फ्लोरीन को याद कर लेना आप, फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है पूरे पीरियोडिक टेबल में, नीचे की तरफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटता है। पूछा जाएगा इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो घटता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी नीचे की तरफ क्या होता है? बढ़ता है ऑटोमेटिकली। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटता है तो पॉजिटिविटी बढ़ेगा ना, पॉजिटिविटी नीचे की तरफ बढ़ जाता है। अब आपको मैं सीधे एक पॉइंट पे लेके जा रही हूँ, क्योंकि हम पॉइंट वाइज चलेंगे तो बेटर रहेगा। एक टर्म यहाँ पे आता है पी ब्लॉक एलिमेंट में, दैट इज माइन। हाँ, यहाँ पे और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि सेकंड ग्रुप एलिमेंट, आप सेकंड पीरियड एलिमेंट देख रहे हो, सेकंड पीरियड एलिमेंट में क्या क्या आ जाएगा? बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन आ जाएगा। नियॉन तो इनर्ट गैस है, छोड़ दो उसे। ये प्रॉपर, पहले तो मुझे ये बताओ कि टेबल विजिबल है कि नहीं, बोलो। यस मैम, विजिबल है ना? अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, कई बार ये हर एक एग्जाम में लगभग ये दे देते हैं, हर एक स्कूल में भी देते हैं ये वाला, कि जो सेकंड पीरियड एलिमेंट होता है वो एनोमलस प्रॉपर्टी दिखाता है एज कंपेयर टू रेस्ट ग्रुप एलिमेंट। ऐसा क्यों होता है, क्या रीजन है? मतलब सेकंड पीरियड एलिमेंट का मतलब है बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। ये सेकंड ग्रुप एलिमेंट, सेकंड पीरियड एलिमेंट, सॉरी सेकंड पीरियड एलिमेंट हो गया, ये सेकंड पीरियड एलिमेंट हो गया। ये जो सेकंड पीरियड एलिमेंट है ये बाकी रेस्ट पीरियड पीरियडिक एलिमेंट से डिफरेंट प्रॉपर्टी दिखाता है, उसे हम एनोमलस प्रॉपर्टी कहते हैं। उसका रीजन अभी आपको बताऊंगी, 4-5 पॉइंट है, लिख देते हैं उसे। इसका मतलब क्या है एनोमलस प्रॉपर्टी दिखाना? इसका मतलब क्या है? बोरोन एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम से अलग प्रॉपर्टी दिखाएगा, ठीक है। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम आपका टीन और लेड से डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करेगा। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमोनी, बिस्मथ से डिफरेंट प्रॉपर्टी दिखाएगा। एंड ऑक्सीजन रेस्ट बाकी ग्रुप एलिमेंट से डिफरेंट प्रॉपर्टी दिखाएगा। और फ्लोरीन भी बाकियों से अलग प्रॉपर्टी दिखाएगा, उसे कहते हैं एनोमलस प्रॉपर्टी। तो व्हाई दैट हैपेंस मैं भी आपको बता रही हूँ, राइट डाउन द सेकंड पीरियड एलिमेंट्स show anomalous property
anomalous property, explain. मैं थोड़ा सा आपको और अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन करेंगे इसको, ठीक है। क्या बताया गया है? The second period elements they show anomalous property, ठीक है। एक्सप्लेन, ऐसे क्वेश्चन आएगा आपको, क्या आएगा? इस तरीके से क्वेश्चन आ जाएगा। मान लो ये क्वेश्चन है, हम क्वेश्चन के फॉर्म में सॉल्व करते हैं उसको तो बेटर रहेगा, ठीक है। अच्छा, तो ऐसा क्यों? सेकंड पीरियड एलिमेंट में क्या आ जाएगा? बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये सब क्यों डिफरेंट प्रॉपर्टी दिखाते हैं? बाकियों से क्यों डिफरेंट प्रॉपर्टी दिखाते हैं? They shows different property as compared to rest group elements. ऐसे भी दे सकते हैं आपको। The second three elements they show different properties, anomalous properties as compared to rest group elements. Reason लिखो, सीधा reason लिखो। सबसे पहला पॉइंट स्मॉल साइज, आपको पता है सबसे छोटे साइज के हैं। सेकेंड पॉइंट high ionization enthalpy. Third point, high charge to radius ratio. Write down. High charge by radius ratio. Fourth point, high polarizing power. Fifth point, absence of d orbital. क्या है ये आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगी मैं। Absence of d orbital. एंड सिक्स्थ पॉइंट में जोड़ सकते हो आप एक्स्ट्रा एक हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। So these are the points why the second period elements show different or anomalous properties as compared to the rest group elements. All clear? Simple आएगा ये। अगर आएगा तो सीधा रीजनिंग क्वेश्चन में दे देंगे आपको, एंड यू कैन राइट इट। आप लिख सकते हो इसे। क्या लिखना है आपको? सबसे पहले स्मॉल साइज, यस डेफिनेटली ऊपर के स्मॉल साइज होते हैं, ठीक है। सबसे पहला इसलिए वो थोड़ा डिफरेंट प्रॉपर्टी दिखाता है। हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी डेफिनेटली हाई है, क्योंकि आपको पता है नीचे की तरफ एंथैल्पी घटती है तो ऊपर सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी दिखेगा। मतलब मुझे वहां से अगर इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है तो हाई एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है। ये पॉइंट बन सकता है मेरा, ठीक है। थर्ड, हाई चार्ज टू रेडियस रेशियो, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बिकॉज साइज बहुत छोटा हो जाता है तो उसके ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज कभी चढ़ा या नेगेटिव चार्ज चढ़ा तो इसके बाद क्या होता है, इसका चार्ज बाय रेडियस रेशियो जो होता है वो बहुत ज्यादा हो जाता है। ये है ओके, ठीक है। क्योंकि रेडियस छोटा है ना, रेडियस छोटा हो गया ना, स्मॉल सा कम रेडियस छोटा हो गया, चार्ज ज्यादा हो जाएगा तो रेशियो बढ़ जाएगा। फोर्थ पॉइंट, हाई पोलराइजिंग पावर, बिकॉज छोटे साइज के कैटायन अगर बनेगा या एनायन बनेगा, छोटे साइज का अगर बनेगा तो पोलराइजिंग पावर का हो जाएगा। आपको पता है स्मॉलर द साइज ऑफ व्हाट हैपेंस, अगर छोटा साइज बनेगा कैटायन तो क्या होता है, पोलराइजिंग पावर काफी ज्यादा हाई हो जाता है, पता है आपको, क्लियर है। अच्छा, फिफ्थ पॉइंट क्या है? एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल, इसके पास डी ऑर्बिटल नहीं होता है। सेकंड पीरियड एलिमेंट के पास सबसे बेस्ट पॉइंट तो यही होता है, ये मेन पॉइंट मान के आप चल सकते हो। डी ऑर्बिटल यहाँ पे इसके पास नहीं है सेकंड पीरियड एलिमेंट के पास। थर्ड पीरियड ऑनवर्ड्स डी ऑर्बिटल आना स्टार्ट हो जाता है। सेकेंड पीरियड में डी ऑर्बिटल नहीं होता है, ना कार्बन के पास है, ना नाइट्रोजन, ना ऑक्सीजन, ना फ्लोरीन, ना बोरन, ना कोई एलिमेंट जो भी है सेकंड पीरियड, ठीक है। तो इनके पास डी ऑर्बिटल नहीं होता है, ये एक पॉइंट है। एंड लास्ट है हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, बिकॉज ऊपर है, सबसे ऊपर है तो इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी छोटे साइज के हैं और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफी ज्यादा हाई है। सो राइट डाउन दिस पॉइंट्स, फिर हम आगे की तरफ आपको मैं लेके चलूंगी। दैट इज माय व्हाट, दैट इज माय इनर पेयर इफेक्ट। मुझे ये नोट डाउन कर, आपको पूछा जाएगा बोरॉन shows different behavior anomalous property than rest group elements, explain बोला जाएगा।
वन बाय वन आपको क्वेश्चन, मैंने आपको पूरा इन टोटल बता दिया है कि सेकंड पेड एलिमेंट बता दिया है, आपको एक एक करके पूछेंगे, बोलेंगे कार्बन शोस डिफरेंट प्रॉपर्टीज इन रेस्ट एलिमेंट्स, आपको ये सारे लिखने हैं उसमें। डन है, मैं रब करूं और फिर देख लो। यस मैम डन। डन है। अब हम चलते हैं इनर पेयर इफेक्ट में चलते हैं। तो आपको मैंने क्या कहा अभी, यहाँ पे इसको हम दोबारा लिख देते हैं। यहाँ पे 3D का अपीयरेंस होता है, 4D, यहाँ पे 5D होता है, और नीचे फिर 6D भी आता है यहाँ पे, बट यहाँ पे मेरा एलिमेंट है नहीं तो मैं उसके लिए ज्यादा नहीं ये करना है मुझे। 3D 4D तो D होता है, और ध्यान रहे 5D से पहले 4F आ जाएगा और 6D से पहले फिर 5F भी आ जाएगा, बट पढ़ेंगे उसे धीरे धीरे। अच्छा, एक है इनर पेयर। इसको समझाने के लिए मुझे थोड़ा आपको किसी भी एक का लेके आपको समझाना पड़ेगा, ठीक है। और इनर पेयर इफेक्ट ये पूरे 13 से लेके 17 ग्रुप तक अप्लाई हो जाता है। एप्लीकेबल फॉर, लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, एप्लीकेबल फॉर 13 ग्रुप टू 17 ग्रुप। ये पूरे जो कंसेप्ट इनर पेयर इफेक्ट कंसेप्ट है, ये अप्लाई हो जाता है कहाँ, किसके लिए, 17 तक पूरा अप्लाई हो जाएगा ये। तो अभी तो आपको 13 और 14 के बारे में ही पढ़ना है, पर जब आप क्लास 12 में जाओगे 15, 16 के बारे में पढ़ोगे तो वहां पे भी इनर पेयर इफेक्ट, क्योंकि पूरे 13 से लेके 17 तक 17 तक की यूज हो जाते हैं, पूरे सेम कंसेप्ट लागू हो जाता है उसमें। अब हम चलते हैं व्हाट इज इनर पेयर इफेक्ट। अच्छा ठीक है, तो जब इनर पेयर इफेक्ट की बात चल रही है तो मैं आपको बता देती हूँ कि अगर पूरे आपको एक्चुअली क्या होता है, धीरे धीरे नीचे की तरफ साइज बढ़ जाता है, ठीक है। तो साइज बढ़ने के बाद क्या होता है, यहाँ पे जैसे ही मैं 4 एंटर करती हूँ ना, वहां पे डी ऑर्बिटल का पोस्ट शील्डिंग और एफ ऑर्बिटल का पोस्ट शील्डिंग स्टार्ट होने लग जाता है। और जब पोस्ट शील्डिंग आता है तो उसमें क्या होता है, जब शील्डिंग ही खराब हो जाती है तो क्या होता है, बाहर के जो एस ऑर्बिटल होते हैं ना, सबसे आउटरमोस्ट जो एस ऑर्बिटल होते हैं, उसके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते हैं। क्लियर है? तो ऐसे में क्या होता है, ऑक्सीडेशन जो नंबर है वो ऊपर से नीचे आते आते बाय 2 घट जाता है, ठीक है। एंड ये जो ऑक्सीडेशन नंबर का घट जाना नीचे की तरफ आते आते, दैट इज इनर पेयर इफेक्ट। तो अब आपको मैं बता देती हूँ कि इनर पेयर इफेक्ट को आपको डिफाइन करना है, तो हम कैसे डिफाइन करेंगे, राइट डाउन, राइट डाउन, राइट डाउन। देखो इसका पूरा डिफाइन कर देते हैं, राइट डाउन। The reluctance of outermost s electrons from taking part in bond formation is known as, write down, inert effect। इनर पेयर इफेक्ट का मतलब क्या हो जाता है, the reluctance of outermost s electrons from taking part in bond formation। जो outermost s electrons होते हैं वो बॉन्ड फॉर्मेशन से पार्टिसिपेट करने के लिए डिनाई कर देते हैं, मना कर देते हैं, या पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। उस इफेक्ट को हम कहते हैं इनर पेयर इफेक्ट कहते हैं। और वो क्यों नहीं कहते हैं, इसके पीछे क्या रीजन है, as we move down the group size increases, as we move down the group, क्या होता है,